शहडोल के विधायक, जो प्रदेश में पूर्व मंत्री भी रहे और इस यूनिवर्सिटी के स्थापना में जिनका बड़ा अहम योगदान रहा, ऐसे श्री जयद्रथ सिंह परमार जी और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और आपके इस सारे कार्यक्रम के संयोजक माननीय डॉक्टर C.K. टिम्बड़िया जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश के कुलपति, जो प्राकृतिक खेती से बड़ी गंभीरता से वर्षों से जुड़े हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में जब मैं गवर्नर था उन दिनों जितना भी काम हम वहां कर पाए उसमें जिनका बहुत मजबूती से मेरे साथ सहयोग रहा, ऐसे डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट सूर्या फाउंडेशन एवं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली माननीय डॉक्टर अनंत बिरादर जी, ये भी मेरे बहुत पुराने साथी। एक जमाना था जब मैं आजकल जैसे प्राकृतिक खेती के लिए पागल हुआ फिरता हूँ, एक जमाना था इतना ही पागल मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए फिरता था। वो चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। उस समय से डॉक्टर अनंत बिरादर हमारे बड़े सहयोगी साथी रहे और सूर्या फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री जयप्रकाश जी, जिनमें आप लगभग जितने प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े भाई उनको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, उनका बहुत स्नेह और अपनापन अपने साथ रहा। हमारे बीच में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहायक महानिदेशक माननीय डॉक्टर S.K. शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका आज के इस कार्यक्रम में अब तक के किए सहयोग के लिए और उपस्थित होने पर मैं भी अभिनंदन करता हूं। हमारे पंचमहल के कलेक्टर अजय दहिया जी, मैं 2 दिन से इस जिला में घूम रहा हूं, गांव में और दूसरे स्थानों पर, तो इनका पूरे प्रशासन के साथ हमारे मिशन में सहयोग है और यहाँ पर उपस्थित सभी लगभग 23-24 प्रांतों से आए हुए सम्मानित वैज्ञानिकगण, शोधकर्ता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के सभी विशेषज्ञ, प्रिय किसान भाई बहनों, छात्र छात्राओं और देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश सरकार ने इस प्राकृतिक यूनिवर्सिटी की विधिवत स्थापना की है। यह यूनिवर्सिटी जिसके प्रांगण में आप बैठे हैं, यह देश और दुनिया की पहली प्राकृतिक खेती की यूनिवर्सिटी बनी है। इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग सदा बना रहा, और आप सब इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली अपना ले और प्राकृतिक आहार का प्रयोग करे, योग और मेडिटेशन से जुड़ा हो, वो बीमार हो ही नहीं सकता। इसका प्रबल उदाहरण से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूं और ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं जिसको देश और दुनिया जानती है, और वो है आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भाइयों और बहनों, उनका राजनीतिक क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है
राजनीति में पिछले 25 साल से जुड़े हैं, और जो आदमी राजनीति में होता उसका जीवन भी सार्वजनिक ही होता है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। दुनिया में अनेक देश हैं, अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देश के, लेकिन हम गारंटी के साथ दुनिया के लोगों को चैलेंज करके कह रहे हैं कि भारत के पास ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत की प्राचीन विरासत को जीवन में अपना करके जीते, जो योग में विश्वास करते हैं, प्राणायाम में विश्वास करते हैं, प्राकृतिक खेती में विश्वास करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है 25 साल के इस कार्यक्रम में कोई आदमी बता दे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी छुट्टी ली हो, किसी दिन आपको सूचना मिली हो कि प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है इसलिए विश्राम में, कोई बताए। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? यदि व्यक्ति सही ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जीवन शैली अपनाए, योग और प्राणायाम उनके जीवन का हिस्सा है, और प्राकृतिक खेती का वो इतना प्रचार स्वयं भी करते हैं और इतना प्रामाणिकता से हमारी बातों को आगे बढ़ा करके उत्साहवर्धन करते हैं। अभी तमिलनाडु के कुछ भाई मेरे को जयद्रथ परमार जी ने बताया कि तमिलनाडु से कुछ बंधु आए हुए जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, देखो हाथ खड़े हो गए, और वो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। इन्हीं के यहाँ प्रधानमंत्री जी अभी 10-15 दिन पहले थे, जहां उन्होंने दक्षिण भारत से प्राकृतिक खेती को लॉन्च किया, और उन्होंने बोलते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती मेरे दिल के सबसे नजदीक है, और उन्हीं के कृपा से इस समय सारे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन उन्होंने बना दिया है। अब ये प्राकृतिक खेती पूरे देश में विधिवत लागू होने जा रही है, और आप यहाँ पर दोनों परिवारों के लोग बैठे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक भी बैठे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली को अपना करके लोगों को, औरों को भी आप प्रेरित करते हैं। आप लगभग देश के 23-24 प्रांतों से, मुझे टिम्बड़िया जी ने बताया, आप लोग आए। आपका यहाँ बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं भी करता हूँ। और आपके बीच में यहाँ प्राकृतिक खेती करने वाले भी बहुत सारे किसान भाई बहन बैठे, और हम जिस प्रांगण में बैठे वो तो प्राकृतिक खेती की ही यूनिवर्सिटी है। ऐसे सकारात्मक सोच के लोगों का आपस में मिलना और उनकी मंत्रणा होना, और 2 दिन की कार्यशाला में अपने अपने पेपर प्रेजेंट करना, रिसर्च पेपर प्रस्तुत करना और इस पर मंथन करना, ये मैं समझता हूं ये भारत देश के सुंदर भविष्य की सोच का परिणाम यहां से निकलेगा। क्योंकि भाई और बहनों, इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज यदि मेरे और आपके पास कोई है, सबसे बहुमूल्य चीज, तो वो मेरा आपका अपना शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया के भी सेवा भाव से कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म भी कर सकते हैं, सब कुछ जो चाहते हैं वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर ही बीमार है, हम ही अस्वस्थ हैं,
रोजाना मरम्मत कराने के लिए डॉक्टर के द्वार पर बैठे रहते हैं। हम ही दूसरों से सेवा लिए हुए, दूसरों की सेवा क्या करेंगे? इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद का ऋषि बहुत अच्छी बात लिखता है। आयुर्वेद में लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि मानव शरीर को प्राप्त करके हम सब का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य, वो क्या है? मानव शरीर को धारण करके मनुष्य का कर्तव्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। और इसकी प्राप्ति करने का आयुर्वेद ने मूल साधन बताया, स्वस्थ शरीर। यदि स्वस्थ शरीर नहीं है तो ना हम धर्म के काम कर सकते, ना अर्थ कमा सकते, ना काम की पूर्ति कर सकते और न मोक्ष की प्राप्ति कर सकते। तो इन सब का साधन है स्वस्थ शरीर। और भारत के लोगों ने लोकोक्ति बना दी कि पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया होगी कैसे? आज जब हम चारों तरफ देखते, मैं तो बहुत इन दिनों गुजरात में प्रसन्नता का अनुभव विशेष से कर रहा हूं। अभी जो माननीय मंत्री जी जीतू भाई वाघानी जो हमारे बीच में बोल रहे थे, ये पिछले दिनों शिक्षा मंत्री भी गुजरात में रहे और अब सौभाग्य से हमारे यहाँ कृषि मंत्री सहकारिता विभाग इन्हीं के पास है। और जो राज्यपाल होता है ना, उसके पास जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब उनके चांसलर होते हैं। और उस कारण जो कॉन्वोकेशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज के कार्य होते हैं, तो उनमें मेरे को भी जाना पड़ता और मंत्री जी को भी वहां वो भी आते थे। तो उन दिनों हमारा बड़ा अच्छा तालमेल बना और उनका अपना जीवन एक बहुत राष्ट्र भाव से भरा हुआ है। वो जिस भी काम को करते हैं दिल से करते हैं और समर्पण से करते हैं। ये किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात होती है जब कोई मंत्री अपने विभाग के काम को लोक कल्याण की भावना से, जनमानस के कल्याण की भावना से, प्रदेश और समाज के उत्थान की भावना से करता है तो वहां लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो मैं शिक्षा क्षेत्र में था तो भी इनका बहुत बड़ा साथ मेरे को मिला। और अब कितना सौभाग्य है कि ये मेरा विषय नहीं होता राज्यपाल का खेती बाड़ी का। पूरे देश में कोई खेती बाड़ी राज्यपाल नहीं सोचते, लेकिन ये मेरा बचपन का बहुत विषय रहा क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। वहां पशुपालन भी होता था, खेती बाड़ी भी हाथ से करनी पड़ती थी। और उसके बाद गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में मैं 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा। वहां गुरुकुल में हमारे पास 200 एकड़ जमीन है और वहां मैंने गौशाला भी बनाई हुई, क्या ताकि बच्चे जो रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं उनको शुद्ध दूध मिल सके। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मैं जो खेती करवाता था उसमें जैसे किसान यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते सब डलवाता था। एक दिन जो मंत्री जी अभी बोल रहे थे ना, डांगर का खेत, गुजरात में डांगर चावल की खेती को बोलते हैं। आप बाहर प्रदेशों के समझ में शायद ना आई हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे यहाँ भी डांगर का खेत था, चावल 120 एकड़ में लगाए हुए थे हम, और उसमें कीटनाशक का स्प्रे में करवा रहा था। तो जो खेत कर्मचारी था बेचारा, वो स्प्रे करता करता बेहोश होकर के खेत में गिर गया। दूसरे साथी ने देखा, दौड़ा आया, हम उसको हॉस्पिटल में ले गए। 3 दिन में मुश्किल से जान बचा पाए। और मैं अखबारों में पढ़ता था
कि इस देश में सैकड़ों किसान प्रति वर्ष खेतों में दवाई छिड़कते हुए उनके दिमाग में चढ़ जाती है, बेहोश होकर मर जाते हैं। तो इस कर्मचारी को जब मैंने तड़पते हुए देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस खेती कर्मचारी ने इस कीटनाशक को न तो खाया न पिया, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं जो चावल खिलाऊंगा अपने गुरुकुल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों को, जो साग भाजी खिलाता हूं इन बच्चों को, जो भी खेत में पैदा होता है मैं सीधा जहर खेतों में डलवाता हूं और ये जहर वाला उत्पादन मैं इन मासूम देश के भावी बच्चों को खिलाता हूं। इससे बड़ा अपराध पाप नहीं हो सकता। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा। ये घटना थी जिसने मेरे को बदला प्राकृतिक खेती करने के लिए। और अब मेरे आदरणीय बंधुओं, वहां हमारे लगभग 200 एकड़ जमीन में 9 साल से एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, कोई केमिकल हम खेतों में नहीं डालते। और हमारा उत्पादन जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा हम पैदा करते हैं, उनसे ज्यादा उत्पादन लेते हैं। जब मैंने अपने खेत में ये अनुभव किया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उन दिनों माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का सेवा करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने मेरे को दे दिया कि मैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नर बना। तो मैं इधर खेत में उन दिनों मेरे अनुभव चल रहे थे। 2 साल 4 साल में हिमाचल में रहा। पहले 2 साल मैंने खेती नहीं बढ़ाई, अंत के 2 साल में काम किया, क्योंकि उन दिनों मैं खुद खेतों में अनुभव कर रहा था। जब मेरे को विश्वास हो गया कि यही खेती देश को बचाएगी, किसान को बचाएगी, लोगों का स्वास्थ्य बचाएगी, पर्यावरण बचाएगी, गौ माता को बचाएगी। और मेरा उत्पादन जब पूरा आ गया, अनुभव हो गया, उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ाने में कदम आगे बढ़ाए। और उन्हीं दिनों डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी सबसे इधर वाली कुर्सी पर बैठे मंच के ऊपर, ये वो सज्जन थे जिन्होंने पूर्णकालिक इस मिशन में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहते हुए आपने इसमें इतना योगदान किया। वहां हमारे एक आईएएस अधिकारी थे राकेश कंवर, जिन्होंने मेरा एक भाषण, जिसमें सारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री, विधायक थे, और उनमें जब मैंने ये विषय रखा और मैंने कहा ये काम दीवाने कर सकते हैं, पागल जो पैशन में है वो कर सकते हैं, ऐसा कौन आदमी है जो इस जहर मुक्त खेती से करके और आने वाली पीढ़ियों को बचा सकता है। ये ड्यूटी लगाने से नहीं होगा, दबाव से नहीं होगा, प्रेशर से नहीं होगा। आप में कोई तो ऐसा आदमी हो जो इस खेती में सहयोग करे, तो आपको आश्चर्य होगा। उस लोगों की भीड़ में वो आईएएस अधिकारी, इस समय राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं आज के दिन। उस आदमी ने खड़ा होकर कहा मैं इस काम को करूंगा। और ये 2 लोग, उनको मैंने कृषि विभाग में सचिव बनवाया और उसके कारण डॉक्टर राजेश्वर चंदेल और राकेश कंवर, 2 लोगों की टीम ने, मंत्री जी 2 लोगों की टीम ने इतना काम किया। वहां इस समय हिमाचल प्रदेश की 99 पंचायतों में प्राकृतिक खेती होती है। इस समय इतना बड़ा परिवर्तन। वहां सेब पैदा होता है जिनके रंग को देखकर आप खाते हैं कि लाल लाल सेब है तो हम भी लाल लाल हो जाएंगे। मैं भी यही सोचता था, पर जब मैं वहां रहा पता लगा एक सेब में
फूल आने से टूटने तक 14 से 15 जहर के स्प्रे होते हैं और उसके लिए पूरा कार्ड बना रखा है वहां कृषि वैज्ञानिकों ने। इस 15 दिन में ये स्प्रे, अगले 15 दिन में इसका स्प्रे, अगले 15 दिन में ये जहर, तब वो लाल लाल सेब आपके द्वार पर पहुंचता है। ये हालत है सेब की। लेकिन आज डॉक्टर राजेश्वर चंदेल इनकी टीम ने वहां करीब 30,000 किसान ऐसे खड़े कर दिए जो प्राकृतिक ढंग से ही सेब का उत्पादन करते हैं, साग भाजी का उत्पादन करते हैं। और आश्चर्य कमाल अभी हुआ, कितने पेड़ थे डॉक्टर साहब अभी बगीचे के? 120 पेड़ सेब के 9 लाख रुपए में आपने बेचे, 9 लाख में। और ये किसके पेड़ थे? इनकी यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र के। जो लोग ये कहते हैं कि जहर डाले बिना खेती हो ही नहीं सकती, यूरिया नहीं डालोगे कुछ नहीं होगा, जहर नहीं डालोगे नहीं होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? आज वो 30,000 किसान। और एक और मजे की बात, वहां सरकार चेंज हो जाती प्रांतों में, वहां आजकल दूसरी सरकार है कांग्रेस की। उनमें कुछ ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने इसको भी राजनीति बनाने की कोशिश की कि भाई ये तो पिछले लोगों ने शुरू किया था, दूसरों ने, इस प्राकृतिक खेती की जरूरत नहीं, जैविक खेती जो है वो ठीक है। वहां के किसानों ने लठ उठा लिए कि इसको बंद नहीं होने देंगे, और वो बंद नहीं होने दी। आज इस समय एमएसपी में रेट यदि कहीं प्राकृतिक खेती को मिलता है तो वो आज हिमाचल प्रदेश सरकार देती है। इतनी लोकप्रिय आज वो हो गई। ये क्यों हो पाई? क्योंकि लोगों ने अनुभव किया कि इससे धरती की गुणवत्ता बढ़ गई है, पर्यावरण बच गया, लोगों का धन बच गया। कितना खर्चा इसमें होता है, सारा दिन कीटनाशक डालते थे। जब मैं गांव में जाता था ना भाई, स्वास्थ्य की बात करता हूं, तो गांव में छोटे छोटे गांव हिमाचल प्रदेश में, तो मैं बैठ जाता था, आसपास के लोग आते थे, नीचे हम बैठ जाते थे। प्राकृतिक खेती की मैं बात करता तो कितने ही वहां 80% बहनों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि वहां जमीन थोड़ी, गुजारा करने के लिए पुरुष तो नौकरी पर जाते, महिलाएं ज्यादा खेती बाड़ी पशुपालन संभालती। तो मैं देखता था उन बहनों के भाइयों के ये हाथ है ना, ये गले हुए रहते थे, चमड़ी गली रहती थी कितने लोगों की। तो मैं पूछता था तुम्हारे ये हाथ इतनी बुरी तरह, और वो खुजली करते रहते, परेशान रहते थे। मैं बात करता हूँ खुजली करते रहते। मैंने कहा बहुत लोगों को ये दिक्कत है, क्यों आपको ये? तो वो बताते थे कि हमारी जमीन छोटी और उसमें जो ये क्या नाम हाउस क्या बोलते, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ये जो बनाते हैं ना खेती करने के लिए, अब उसमें सब्जी लगाते हैं और उसमें जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो ना कपड़ों में से भी शरीर में घुस जाता है, और उसका परिणाम वो बताते थे मेरे को। हम यूं स्प्रे नहीं करते, एक आदमी वहां नंबर लगता था। अब की बार घर में बड़ा पिता स्प्रे करेगा, दूसरी बार माता जी स्प्रे करेगी, तीसरी बार बड़ा बेटा करेगा, फिर उसकी पत्नी करेगी, ऐसे बदल बदल के करते थे। इतना होने के बाद भी उनके हाथ बेचारों के चेहरे खुजली बीमारियों से ग्रसित रहते थे। ये हाल था वहां का। और गजब की बात एक और सुनाई, डॉक्टर राजेश्वर चंदेल का एक अविशिष्य है प्राकृतिक खेती करने वाला, मेरे पास आता शर्मा, वो क्या नाम है, जो ऊंची पहाड़ी पे आपने भेजा था अभी हमारे खेत के लिए भी, जो स्प्रे पंप दे के गया, उसको भी यही बीमारी थी, पूरा शरीर गला हुआ था। और उसने मेरे को बताया कि जी मैं जब जहर वाली खेती से प्राकृतिक खेती में आया तो जो जीवामृत बनाते हैं ना गोमूत्र गोबर से, मैं उसको हाथ से घोलता था। हाथ से घोलने लगा तो मेरा वो जो चर्म रोग था वो जड़ से नष्ट हो गया।
जड़ से नष्ट हो गया। ये उसी ने मेरे को बताया। आप देखो ये दो खेती, एक लोगों को गला रही है, बीमार कर रही है, एक केवल घोलने से ही बीमारी को खत्म कर रही। तो खेत में जाएगी तो वो कैसा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। तो आदरणीय भाइयों, दो विषय आज के, हमने शरीर को स्वस्थ रखना है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सक, योग के लोग, मेडिटेशन के लोग यहाँ पर बैठे। मैं आपकी इस पद्धति से बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ हूँ, अब भी जुड़ा हुआ। मैं नियमित, खाना छूट सकता है, 1 घंटे का मैं योग नहीं छोड़ता। नियमित प्राणायाम में करता हूँ, नियम जीवन के साथ उसके बिना गाड़ी नहीं चलती, इतना मैंने उसको जोड़ लिया। और प्राकृतिक चिकित्सक में कैसे बना, इसकी भी रोचक घटना है। मैं प्राकृतिक किसान कैसे बना, ये घटना मैंने बताई। अब प्राकृतिक चिकित्सक में कैसे बना, अपना जो गुरुकुल है ना कुरुक्षेत्र में, उसको संचालित करता था। वहां काम मैं बहुत करता था। वो संस्था मेरी नहीं है, वो एक ट्रस्ट की थी। मैं तो उसमें एज ए प्रधानाचार्य सर्विस करता था। लेकिन मैं इतना डीप चला गया कि उसकी मैनेजमेंट को कोई चिंता नहीं थी। मैं जो बच्चे पढ़ते थे ना, वहां न कोई सरकारी अनुदान था। और ये जो 200 एकड़ जमीन है ना जिसकी चर्चा की, ये किसी ने संभाली नहीं, ट्रस्ट का था, कोई जिम्मेदार नहीं था, उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए। 22 साल की गिरदावरी कर ली, उससे हमें कुछ नहीं मिलता था। टूटी फूटी जगह थी, 50-60 बच्चे थे, 21 साल की मेरी उम्र थी। उसको वो मेरी ड्यूटी लग गई। और वो गरीबों के बच्चे थे, कुछ माँ बाप दे नहीं पाते थे, उनको मैं दिन में पढ़ाता, रात को दोपहर बाद में गांव में जाता, उनके लिए गेहूं चावल दान में मांगता था। लोगों से ऐसा काम मैंने किया। और ये काम लंबी बात न करते मैंने 22 वर्ष तक किया, 22 साल। और वो बच्चे जो 50-60 थे ना, उससे आज वहां 1500-1600 बच्चे। और वो बच्चे पता कौन है आप? अब वहां एडमिशन नहीं मिलता। अब वहां प्रवेश दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते तो भी नहीं मिलता। और आज उस गुरुकुल की जानकारी, जिसमें कोई बच्चे नहीं भेजता था, जिनके पालन के लिए कुछ हमारे पास नहीं था, जमीन पे लोगों ने कब्जे किए, सारी मैंने वो जमीन छुड़वाई लोगों से। और बच्चों का स्टैंडर्ड इतना आगे बढ़ाया कि पिछले 1 साल की उपलब्धि बताता हूँ। पिछले 1 साल की, पिछले साल में 17 बच्चे उस गुरुकुल के एनडीए में गए, 9 बच्चे नीट में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए। और अब तक मैं 70 बच्चे उसी गुरुकुल से एनडीए में दे चुका हूं। ये परिणाम आते वहां एडमिशन नहीं मिलता। वहां पिछले वर्ष 250 बच्चे नए मैंने लेने थे, 13,500 बच्चे हमारे एडमिशन में बैठे थे। 13,500 में से 250 बच्चे मैंने सिलेक्ट किए। वो संस्था जो इस हालत में थी, वहां मेरे को पहुंचाने में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा लग गया। तो मैं एक दिन दोपहरी को एक गांव में, लूएं चल रही, मई का महीना, मैं बच्चों के लिए भिक्षावृत्ति कर रहा था, गेहूं मांग के। और हम कितने अमीर थे इसका भी अनुमान करो। गुरुकुल की हालत क्या थी, हमारे पास साइकिल भी नहीं था। जो मैं मांगने जाता था ना, बोरी भी एक ही थी मेरे पास, जिसमें लोगों से 10 किलो 20 किलो मांगता, कंधे पर रखता और किसी एक घर में उसको ढेरी लगा लेता था। ऐसे घर में जो ज्यादा मेरे को दाम देता था। तो मैं दोपहरी में ये काम कर रहा था लू में। मेरे को बुखार हो गया, लू लग गई। मैंने देखा यदि तू बुखार में लेट गया तो ये बच्चे कहां से खाएंगे, भूखे मरेंगे, और कोई आय का साधन नहीं। तो मैं अपने आप अपना डॉक्टर बना। एक क्रोसिन अंग्रेजी की गोली आती बुखार उतारने की, मैं वो क्रोसिन की गोली खाता, फिर काम करता। बुखार फिर चढ़ने लगता, फिर एक क्रोसिन खाता, फिर काम करता।
फिर चढ़ता फिर खाता, 4-4 गोली एक एक दिन में खा जाता। लेकिन 4-5 दिन में उन बच्चों के खाने का राशन मैंने इकट्ठा कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं भी गिर पड़ा, चलने की स्थिति नहीं रही। हॉस्पिटल में मेरे को ले गए, एडमिट हो गया। जब जांच की तो मेरा टाइफाइड होके वो बिगड़ गया। 8-9 दिन तक 103-4 डिग्री से बुखार नीचे ना आया। लेकिन वो इतनी तेज एंटीबायोटिक दवाइयां दी डॉक्टर ने, वो धीरे धीरे कंट्रोल तो हुआ। लेकिन ठीक होने के बाद मेरे इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ती रही। महीना हो गया, मैं चिंता करने लगा। अंत में कमजोर हो गया। 84 केजी मेरा वजन, घटते घटते इतना घटा कि अंत में आकर 53 पे आ गया। लगाओ कितना डाउन है, इतना ब्लीडिंग। 20-20 बार में जाता शौच के लिए, केवल ब्लड गिरता था। अब ऐसी हालत में जब चलना फिरना बंद हुआ, मैंने होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, जिसने जो बताया ली, कोई लाभ हुआ नहीं। जब लाभ नहीं हुआ तो अंत में, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़े थे, गीता भी पढ़ी थी, उसमें लिखा था नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम तहति पावका नई चेनेम करे दिन्त्यापो न शोषति मारुता। अब ये दिमाग में बैठा लिया, शरीर तो जाएगा, आत्मा अमर है। कर्म अब तक ठीक ठाक ही, अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर काम करेंगे। और मैं मरने के लिए बिल्कुल फाइनल। गुरुकुल छोड़कर गांव में पिताजी ने खेत में छोटा सा कमरा बना रखा, मैं उसमें आ गया और निश्चित हो गया सारी दवाई फेल हो गई, बीमारी काबू आई नहीं। अंत में भाई लोग मेरे को अपोलो दिल्ली में खुला था उन दिनों नया, यह है 1998 की बात। और पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, मेरी वीडियो इंडोस्कोपी की गई और डॉक्टरों ने कहा भाई तुम तो बहुत लेट हो गए, अब कुछ है नहीं, इनकी आंतें बिल्कुल खत्म, गल चुकी, इनको हम काटेंगे या एक छेद बनाएंगे, इस पे एक थैली लगा देंगे, 1-2 साल जी सकता, इससे ज्यादा ये जी नहीं सकते। मैंने सोचा ये गंदगी जिंदगी ढोने से पहले चले गए तो जल्दी नया शरीर दिख जाएगा। तो मैंने वो रास्ता बंद करके और मृत्यु को इतना नजदीक से देखा और दुनिया के लोगों को भी इतना नजदीक से देखने का मौका मिला कि बहुत नए नए अनुभव मेरे को। और ऐसा मेरा हुआ, जो मेरे मित्र दोस्त थे मेरी हालत देख के चले गए, दोबारा नहीं आए देखने, क्योंकि सबको पता था वो मिलेगा ही नहीं। ये हालत मेरी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में, लंबी बात न करते हुए, मैं अंतिम अवस्था में पड़ा हुआ अपने खेत में और इस इंतजार में था कब मृत्यु आएगी, शरीर का चोला बदलेगा। एक दिन अचानक मेरी आंख बंद हुई, आंख लगी और मेरे को एक स्वप्न आया। ये ईश्वर कृपा होती है। और उस स्वप्न में एक सन्यासी, जिनका नाम था स्वामी जगदीश्वरन, पांचली मेरठ के पास उनका प्राकृतिक चिकित्सालय होता था। कभी वो मेरे यहाँ आए थे, मेरा काम देख करके बहुत आशीर्वाद दे के गए थे और अपनी एक किताब मेरे को दे गए थे प्राकृतिक चिकित्सा पे लिखी, और मैंने वो पढ़ी भी नहीं, अपनी लाइब्रेरी में जरूर रख दी थी, मेरे को ध्यान था। और मेरे को वो सन्यासी स्वप्न में आके बोलता, बेटे क्यों दुखी हो रहे, आप मेरे पास आ, ठीक हो जाओ। ये बात स्वप्न में आई, मेरी आंख खुली तो देखा तो खेत में पड़ा, यहाँ तो कोई सन्यासी नहीं, स्वप्न में। लेकिन डूबते को तिनके का साथ अंदर से एक प्रेरणा मेरे को आई कि जब स्वामी जी ने मेरे को बुलाया है तो चलना चाहिए। वो आए थे, बहुत प्यार उन्होंने मेरे को किया था, वो अपने विचार के थे।
वेद पढ़ते थे, शास्त्र का अध्ययन था, विद्वान आदमी थे। तो मैंने पत्नी आई, वो रस रूस में थोड़ा फलों का ले लेता था और कुछ ले नहीं पाता था। मैंने पत्नी को देखा, आप लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिलेगी प्राकृतिक चिकित्सा की, उसके लेखक स्वामी जगदीश्वरानंद, आप ढूंढो उसको। मेरे को ऐसे स्वप्न आए, उन्होंने बोला वो हाँ जो मैं कह रहा था ना दुनिया देखी, भाई कोई किसी का नहीं दुनिया में, पक्का मैंने नजदीक से देखा। कतई यार तब है जब तक हमारे एक दूसरे से स्वार्थ पूरे होते। जिन्होंने पता लगा भी इसमें कुछ नहीं, फिर कोई नहीं पूछने वाला, बस अकेली पत्नी बची थी और कोई नहीं बचा मेरे साथ, उस समय कोई नहीं बचा, केवल पत्नी। अब जब मैंने उनको ये बात कहा, बेचारी ने सारी लाइब्रेरी करेल कर वो पुस्तक निकाल ली। मेरे को ध्यान 1998 में दशहरे का दिन, और वो पुस्तक मेरे पास लेके आई। मेरे में जैसे कोई चमक आ गई हो, बस ये भावना अंदर की थी। और हम वहां पहुंच गए स्वामी जी के पास। वो भी एक लंबी यात्रा थी, मैं कितना कमजोर हो चुका था। जब जा रहा था ना अस्पताल की ओर, तो रास्ते में एक गांव था जिसमें कोई बूढ़ा मर गया, उसकी अर्थी जा रही थी, लोग लिए जा रहे थे। मैंने कहा तेरा भी नंबर यही आने वाला, ये मन में विचार आया। आगे गए तो एक भैंस को ट्रक ने टक्कर मारी, वो सड़क किनारे मरी पड़ी थी। उसको देख के मैंने कहा तेरी भी यही हालत होने वाली। इतना कमजोर दिल से बन चुका, लेकिन जैसे तैसे मामा गया और वहां स्वामी जी भी नहीं मिले। लेकिन वो किसी कारण टेलीफोन पे बात हुई, वो बेचारे उज्जैन में कुंभ के मेले में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगा रहे थे। और जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बेटे मैं तो अब वापस नहीं आऊंगा, मैं तो तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र में चला जाऊंगा। मैं 94 साल का हो गया हूं, मेरा शरीर सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, ठंड आ जाएगी उत्तर भारत में, और मैं इन दिनों वहीं रहता हूं। मैंने कहा पक्की मौत है, बाबा जी ने बुला भी ली और पाए भी नहीं, अब पक्का काम है। लेकिन जब मैंने अपना परिचय उनको दिया, उनकी पहचान में आ गया, तो बेचारों ने कृपा की, अपना रिजर्वेशन कैंसिल किया, वापस आए और मेरा इलाज प्राकृतिक ढंग से उन्होंने किया। 21 दिन मेरा जल उपवास करा उस हालत में, और मेरे साथ रहते, मनोबल बढ़ाते, एनिमा देते, मिट्टी पट्टी करते, आयुर्वेद की कुछ दवाइयों भी जोड़ के करते। और जो अंदर आदमी के मल होता, मैंने कभी सोचा नहीं था। उस हालत में जब मेरा 84 से 53 kg वेट और 21 दिन का उपवास, और मल जब उखड़ने लगे तो 8-9 किलो गंद आदमी में होता है चिपका हुआ, वो निकला। और वो निकलते ही मेरे शरीर में ब्लड इतना प्योरीफाई हो गया, मेरे वो जख्म थे धीरे धीरे भरते भरते भर गए, और मैं दोबारा जिंदा हो गया, आपके बीच में खड़ा। ये घटना प्राकृतिक चिकित्सा की। और कमाल देखिए, लंबी बात न करते हुए, उसके बाद मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आकर 9 महीने अन्न का प्रयोग नहीं किया। क्यों? जिन दिनों में इलाज में था, वहां लाइब्रेरी थी, उसमें बहुत लेखकों की पुस्तकें थी। मैं सवेरे बुक लेता, पत्नी रात को छीन के वापस करती। इतनी किताब मैंने पढ़ दी प्राकृतिक चिकित्सा की, सैकड़ों किताब मैंने पढ़ दी, और उन किताबों ने मेरा मनोबल इतना मजबूत कर दिया कि जिंदगी ही प्राकृतिक चिकित्सा में है। और मैंने आकर के फिर 9 महीने अन्न ना लेकर, मैं केवल प्राकृतिक सब्जियां और जूस यही लेकर के जिंदा रहा। फिर मैंने थोड़ा अंकुरित शुरू किया, अब सामान्य आहार पे मैं आ गया। आपकी जानकारी में मेरा जो रोग लोगों ने डिटेक्ट किया था, वो क्या था? क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका आज भी दुनिया में कोई इलाज नहीं, वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं।
उसका इलाज लोग केवल केमिकल से करते हैं, स्टेरॉइड खिलाते हैं, वही है, कुछ भी नहीं। और मेरे साथ में जितने बंधु थे ना उस समय बीमारी के परिचित, वो बेचारे सभी विदा हो गए, मैं अकेला बचा। क्यों? वो एलोपैथी में विश्वास करके डॉक्टरों की शरण में रहे, वो सारे विदाई समारोह कर गए। मैं जिद करके प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा रहा और अभी आश्चर्य होगा, मैं अब गवर्नर हूं। 6ठे महीने मेरे पूरे शरीर की मेरा डॉक्टर विधिवत जांच करवाता है, रुकते ही नहीं वो, 6ठे महीने ले जाते हैं वैसे तो। लेकिन मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो गंभीर था, अभी 8-9 दिन पहले 5 साल में वो कहता जांच जरूर कराओ। मैं भी जान के कराता हूं कि ठीक ठाक हो के नहीं। भगवान की ऐसी कृपा पाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी 3 दिन के बाद, पाया अल्सरेटिव कोलाइटिस था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। 98 से आज तक मैं कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेता, केवल योग, प्राणायाम और प्राकृतिक आहार, जीवनचर्या। जब बीच में समय मिलता, कभी कटी स्नान ले लिया, कभी मिट्टी पट्टी कर ली, कभी मिट्टी में लेट गया, और ये सब कार्यक्रम मैं स्ट्रीम वगैरह करता हूं। तो ये इससे बड़ा प्रमाण, और ये नहीं फिर मैंने हॉस्पिटल बनाया गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा का। आज गुरुकुल में 100 बेड का प्राकृतिक चिकित्सालय है। उसके बाद लाखों लोग देश विदेश के वहां स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। विदेशों से, भारत से कई बार तो इतनी भीड़ हो जाती कि बेड नहीं मिलते, और उन दिनों मैंने सैकड़ों अल्सरेटिव कोलाइटिस के लोग बुला करके ठीक किए। और मेरा जो गुरुकुल था ना, वो गरीब, जिसमें मैं भीख मांग के चलाता था, वहां इतने मोटे मोटे सेठ इलाज के लिए आने लगे कि वो एक ही सेठ 10 लाख रुपए दान देने लगा गुरुकुल। किसी ने एक बिल्डिंग खड़ी करवा दी। आज वो गुरुकुल एक यूनिवर्सिटी की तरह बना हुआ है, भव्य भवनों के साथ। वो क्यों बना? मैं बीमार हुआ, बीमारी के बाद प्राकृतिक चिकित्सा में गया, ना मैं बीमार होता ना वो गुरुकुल आज यूनिवर्सिटी का रूप धारण करता। इसके पीछे प्राकृतिक चिकित्सा की कृपा है। और इधर वो जमीन मैंने सारी छुड़वाई, वहां मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। तो प्रकृति के साथ अपना प्रेम भगवान की कृपा का वरदान है। गाय माता का मैं शुरू से ही, बचपन से भगवान ने कृपा की, गौ के बिना मैं कभी रहा नहीं। राजभवन में जा रहता हूँ, यहाँ भी गाय रखता हूँ, देसी गौ माता है। राजभवन में जा रहता हूँ, प्रतिदिन हवन करता हूँ। आजकल एक अभियान, इतना मिशनरी काम हम बढ़ाना चाहते हैं, मेरा जोश बढ़ गया क्योंकि जीतू भाई बघानी ने डिपार्टमेंट संभाल लिया हमारे वाला। अब मेरा काम कई गति से बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसे योग्य और ऐसे डेडिकेटेड, समर्पित, स्वार्थविहीन मंत्री जिस डिपार्टमेंट को मिलते हैं, तो वहां काम करने का एक मजा ही अलग आएगा। आजकल मैं गांव में जाता हूं शाम को 4-5 बजे, जाते ही किसी गांव में, यहाँ पर लगभग 268 तालुका, 168, और सब तहसील में मैं जा रहा हूँ, सभी तालुका में। और वहां गांव में जाता हूँ, सर्वप्रथम वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री जी का मिशन, एक पेड़ माँ के नाम, इस मिशन से लोगों को जोड़ता हूँ। फिर झाड़ू लेके गांव की स्वच्छता के लिए झाड़ू लगाता हूँ। फिर अंधेरा हो जाता तो किसी अनुसूचित जाति के परिवार में बैठ के नीचे उनका भोजन ग्रहण करता हूँ। और रात को गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो, अब उसमें कितनी सुविधाएं होती, वो आप एक दिन ठहर करके देख लेना, किसी का मन हो साथ रहने का। जयद्रथ जी आप मेरे साथ जरूर रुके, तो उस स्कूल में मैं सोता हूँ। फिर रात को हम जनसभा करते हैं गांव में, जैसे आप बैठे हैं ना,
पूरा गांव आ जाता, बच्चे बूढ़े जवान। वहां 1-1.5 घंटा बच्चों की शिक्षा पे बात करता हूँ, संस्कार पे बात करता हूँ, निर्व्यसनी समाज को बनाना इस पे बात करता हूँ, गोपालन, ब्रीड नस्ल गाय की कैसे बनती इसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देता हूँ, और गांव में समरसता भाईचारा हो इसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। सरकार की जो योजनाएं लोक कल्याण की उनकी बात मैं लोगों को बताता हूँ, और रात को गांव में के स्कूल में सोकर सवेरे दिनचर्या करके फिर मैं प्राकृतिक खेती जो किसान करता है उसके खेत में जाता हूँ, उसकी गाय का दूध निकालता हूँ, और हल चलाता तो हल भी चला के आता हूँ। अब ये आजकल मिशन बन चुका है और ये पूरे गुजरात में लगातार हम चलाएंगे। और आदरणीय हमारे जीतू भाई बगानी जी कह रहे थे कि अब जहां भी जाओ तो हमें भी सूचना देनी। अब इनके तो पास काम बहुत है, मेरे पास तो इतना काम नहीं होता, लेकिन इनका जो प्यार स्नेह इस मिशन के साथ जुड़ा है, हम बहुत तेजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने भले आदमी, विषय कोई भी उनका होता लेकिन प्राकृतिक खेती की बात जरूर करके आते हैं, इतना वो दिल से जुड़े हुए। तो ये गुजरात प्रदेश ऐसे महापुरुषों की धरती रहा है जिसने पूज्य बापू महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देश की एकता अखंडता देने वाले महापुरुष को जन्म दिया, जिस देश प्रदेश ने वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा तपस्वी और इतना कर्मयोगी महापुरुष हमारे को दिया, जिसने भारत की गरिमा गौरव दुनिया में बढ़ाई, और जो भारत की विरासत गरिमा और गौरव को बढ़ाने के लिए और भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये प्रदेश ऐसे ही जनूनी और राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का प्रदेश है। तो इसमें मेरे को अब जीतू भाई बगानी फिर मिल गए, शिक्षा मंत्री के रूप में मिले, हम कृषि मंत्री के रूप में आ गए। तो अब हमारी ताकत, अब हम बराबर के मजबूत धुरे बन गए, हम लंबे भी ऐसे ही हैं बराबर की। तो इकट्ठे जब चलेंगे तो हम 2 नहीं 1 और 1 11 बन के हम काम करके, और इस प्रदेश में प्राकृतिक खेती की मशाल, अभी आपने बताया 8 लाख किसान इस समय प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं गुजरात, और अब ये और गति से बढ़ने वाला है, और फिर ये सारे देश में फैलेगा। अब अंत में समाप्त करते, देखो योग प्राकृतिक चिकित्सा ये जीवन है, लेकिन आप सब आदरणीयों से मैं पूछता हूं, मैं कितना भी योग प्राणायाम करूं, आप दिल्ली में बैठो गंदगी हवा और वहां प्राणायाम खींचो, बताओ स्वास्थ्य बनेगा? योग प्राणायाम करो, मेहनत करो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, और भोजन जब करो तो उसमें जहर हो, वो भोजन तामसिक हो, वो भोज विष तुल्य हो, तो बताओ योग प्राणायाम क्या करेगा उसमें बीमारी के सिवा? सबसे पहली आवश्यकता है, ये शरीर है गाड़ी, इस गाड़ी में जैसे लोहे की गाड़ियां ना, इनमें शुद्ध तेल नहीं डालोगे, मिलावटी डालोगे, वो नहीं चलती। जब लोहे की गाड़ी में, डीजल वाली में आप मिट्टी का तेल डालोगे कितने दिन चलेगी, और पेट्रोल वाली में डीजल डालोगे कितने दिन चलेगी? इस हमारे वाली गाड़ी में भी गलत खाना डीजल तेल पड़ेगा तो कितने दिन चलेगी? प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, योग मेडिटेशन के साथ, शुद्ध सात्विक जहर मुक्त आहार जाएगा, तब पूर्ण स्वस्थता मिलेगी। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना परम आवश्यक है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आप में बहुत सारे डॉक्टर बंधु बैठे, बहुत प्राकृतिक प्रेमी, चिकित्सा प्रेमी बैठे, एक संकल्प लेकर के यहां से जाओ। जिन जिन के प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, वहां जो पेशेंट आपके यहाँ भर्ती होते हैं, उनको जो आहार दो ना, वो प्राकृतिक आहार देना शुरू कर दो।
आप प्राकृतिक आहार देना और उनकी इलाज में देखना, आधे दिन में ठीक हो जाएंगे। वो आधे दिन में ही ठीक हो जाएंगे। ये जो मेरे को बीमारी है ना, ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये थोड़े दिन चुप रहती फिर खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं इतना लंबा ठीक क्यों चल रहा हूं? इसके पीछे केवल मेरा प्राकृतिक आहार है। मैं कोशिश करता हूं बाहर का कुछ भी ना लूं। उसी का परिणाम है कि इतनी गंभीर बीमारी से दोबारा जीवन पाना और स्वस्थ रह करके काम करना। एक जवान आदमी जितना काम करता है उतना मैं लगातार करता हूं, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आती। ये कारण योग, प्राकृतिक चिकित्सा और उसके साथ प्राकृतिक आहार। तो मैं टिम्बड़िया जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि आप सब आदरणीयों को यहाँ बुलाया और इस पर आप 2 दिन मंथन करने वाले हैं। इस पर खूब चिंतन करो। आपने ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से मन विचार की शुद्धि होती है। आहार ठीक नहीं तो आदमी गड़बड़ा जाता है और उसका कितना प्रभाव है। जैसा अन्न वैसा मन, हमारे बड़े लोग कहते हैं। हम देखो सारे ठीक ठाक बैठे हैं यहाँ पे, एक आदमी को दारू पिला दो, एक आदमी, और 10 मिनट में देखना उसकी हरकत क्या होती है। क्यों साहब, पहले तो ठीक बैठा था, 10 मिनट में क्या हो गया? उसमें जो आहार गया ना वो लेने लायक नहीं था, उसका प्रभाव था। तो कुछ भी हम खाते उसी से हमारे षड रस के द्वारा शरीर का पोषण सप्त धातुएं बनती, मन विचार उसी से बनता है। तो आहार की शुद्धता, उसके साथ योग मेडिटेशन, उसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का कुछ संपर्क, आदमी पूर्ण स्वस्थ निरोग लंबा जीवन जी सकता है। तो आप इतने भले लोगों का आपस में मिलना, इन तीनों चीजों का समावेश यदि आप करके और समाज में इसके लिए प्रचार अभियान चलाएंगे तो ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम दुनिया के लिए हो। प्राकृतिक खेती हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो और हमारे ऋषियों का मेडिटेशन योग हो, यही जीवन शैली है जिसके द्वारा दुनिया को दिशा मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक मंडल को, आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।